नमस्कार बच्चों। आज हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह पाठ देखने वाले हैं जो कि सेकेंड टर्म में है, दूसरी इकाई में, जिसके लेखक है सुनील शास्त्री। तो यहाँ पर लेखक का परिचय करवाना चाहूँगी। लेखक सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र थे। ये कवि एवं लेखक भी है। 1980 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इन्हें कविता, संगीत व सामाजिक कार्यों से विशेष लगाव था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो मेरे बापूजी से हैं, और आर्थिक व सामाजिक बदलाव पर विविध पत्र पत्रिकाओं में इनका लेखन है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। अतीत यानी कि भूतकाल में घटी हुई घटनाएं। जब किसी व्यक्ति या घटना के साथ जुड़ी हुई यादों पर से समय का आवरण हट जाता है और अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति साकार होकर कलमबद्ध हो जाती है, तो यहाँ पर संस्मरण का आविष्कार होता है। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री ने अपने पिताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है और सादा जीवन उच्च विचार वाले दृष्टिकोण से पाठकों को अवगत कराया है। तो बच्चों, सब लोग लाल बहादुर शास्त्री जी से वाकिफ थे ही। ये हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और छोटी, भले ही दिखने में छोटी हस्ती, लेकिन विचारों का एक बहुत बड़ा पड़ाव। जैसे कि कहा, सादा जीवन और उच्च विचार थे। मूर्ति छोटी थी लेकिन कीर्ति महान थी उनकी, और इसी को नज़र में रखते हुए अपने ही पुत्र ने यहाँ पर पिता के प्रति जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हमारे सामने प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर विचारों के द्वारा, बहुत ही सुंदर, और जो अनुभव उन्होंने खुद लिए अपने पिता द्वारा, वह बखूबी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ के जो लेखक हैं सुनील शास्त्री जी, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। वे स्वयं, उन्होंने पाठ में अपने पिताजी की यादों को ताज़ा किया है। उनके पिताजी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी आदर्शवादी थे, गांधीवादी थे। वे गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे। सादा जीवन उच्च विचार, यही उनके जीवन का वचन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी एवं ईमानदारी को जीवित रखा। वे स्वभाव से नम्र थे। उनके व्यक्तित्व में आकर्षकता थी। वे सामने वाले पर अपने विचारों का प्रभाव निर्माण करते थे, और यही आज हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यानी कि प्रतिरूप। हमने अपने जीवन में बापूजी के रहते अभाव नहीं देखा। यहाँ पर सुनील शास्त्री जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के छोटे बेटे हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक बापूजी का साया था तभी किसी चीज़ की कमी न थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। तो यहाँ पर जब पिता का साया चला जाता है, तब एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, नींद उड़ जाती है, एक जिम्मेदारी का आभास होता है। उसी प्रकार उनके लड़के ने भी यहाँ पर बैंक में नौकरी शुरू की थी, लेकिन उससे पहले, जब तक उनके जीवन में अपने बाबूजी थे, पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा
तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जब लेखक का जन्म हुआ था सुनील शास्त्री जी का, तो उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री जी पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी बड़े रुतबे पर, बड़े पोस्ट पर अगर हमारे पिताजी हो खुद, तो किस किस बेटे को नहीं लगेगा कि एक पिता की एक बड़ी आलीशान गाड़ी हो जिसमें भी बैठे और बड़ी शान से उस गाड़ी में घूम कर आए। तो इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे समाज में भी देखा गया है, बच्चों को आकर्षण रहता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। यहाँ पर भी सुनील शास्त्री जी बचपन से ही बड़ी गाड़ी का ख्वाब देखते थे और उन्हें बचपन में ही लगता था कि उनके पास आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। और जब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए, तब वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। तो यहाँ पर जब गृह मंत्री से वे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो तब उस ज़माने में प्रधानमंत्री जी को इम्पाला शेवरलेट यह गाड़ी दी जाती थी सरकार की ओर से। जहाँ पर भी इनका काम हो वे ले जा सकते थे। इस प्रकार इम्पाला शेवरलेट बहुत महंगी ब्रांड की आलीशान गाड़ी होती है और वह प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर मिलती थी। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाओ। तो यहाँ पर बचपन से ही बहुत बड़े गाड़ी का ख्वाब जो अभी साकार हुआ था, सामने बड़ी सी इम्पाला शेवरलेट थी और लेखक का जी ललचाता था कि कब मैं इसमें बैठूं, कब मैं इसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी, ये भी एहसास सुनील शास्त्री जी को था। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। तो वही मन में ख्याल था कि कब उस गाड़ी में बैठूं और चलाऊं। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई ऑर्डर देने की। सोचा कि अभी कुछ करना ही चाहिए और विचार यहाँ पर अनुभव में बदल गया, यानी कि ऑर्डर देने की भी उन्होंने सोची। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े ही नज़दीकी निजी जो सचिव थे, उनसे सुनील शास्त्री जी ने कहा कि सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो ये जो गाड़ी रहती थी वह यहाँ पर घर के सामने नहीं बल्कि कार्यालय के सामने रहा करती थी, लेकिन उस पर अधिकार प्रधानमंत्री जी का ही था। वे जब चाहे अपने काम के लिए वे लेकर जा सकते थे। तो यहाँ पर सचिव को उन्होंने कहा कि वह इम्पाला शेवरलेट रेजिडेंस, यानी कि यहाँ पर जहाँ वे लोग रहते थे उनका निवास स्थान, उसे रेजिडेंस कहा गया है, निवास स्थान पर ले आए ताकि वे उसे लेकर जा सकें। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। तो यहाँ पर दोनों भाई गाड़ी देख लेते हैं। गाड़ी 2 मिनट में हाजिर हो जाती है। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो यहाँ पर ड्राइवर को साथ नहीं लिया, उन्हें खुद चलानी थी गाड़ी यहाँ पर। तो उससे कहा गया कि तुम आराम करो, हम लोग अभी वापस आते हैं। गाड़ी लेकर दोनों भाई चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, पहली बार बैठे थे इतनी बड़ी गाड़ी में, खुद चलाई थी, खुद अनुभव ले रहे थे पहली बार। खुद की गाड़ी हो, खुद की गाड़ी है, इस प्रकार का एहसास। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं, उसका एहसास। इस प्रकार बड़ी शान की सवारी थी उनकी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। तो यहाँ पर झुरझुरी यानी कि कभी
सिहरन कपकपी होने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। दरअसल उन्हें खाने पर बुलाया था, दावत थी। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई और जल्दी आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। एक टाइम था लाल बहादुर शास्त्री जी का घर आने का। बच्चे जान गए थे कि यहाँ पर बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। तो यहाँ पर देर हो चुकी थी और उन्हें याद आया कि बाबूजी यहाँ पर घर पर आए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। तो यहाँ पर फाटक से पहले ही, यानी कि एकदम से बंगले के सामने ही गाड़ी नहीं रोकी ताकि आवाज़ न हो। और यहाँ पर संतरी यानी कि जो पहरेदार था उसे भी आदेश दिया गया, हिदायत यानी कि आदेश। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, क्योंकि सैल्यूट वैल्यूट वो अगर करता तो शायद पिताजी जाग जाते, इसलिए उन्हें भय लगने लगा था और वे चुपके से अभी आकर सो जाना चाहते थे। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। तो यहाँ पर फाटक का भी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, इस प्रकार उन्होंने आदेश दे दिया। बाबूजी का डर था, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। तो इस प्रकार बात को छिपाना चाहते थे। दरअसल पूछा नहीं था, बाबूजी से पहली बार गाड़ी को लेकर गए थे, देरी भी हो गई थी। और यहाँ पर संतरी ने जैसे कहा वैसे ही किया। दबे पैर पीछे के दरवाजे से किचन में लेखक और उनके भाई घुसे और उनकी माँ जाग गई। माँ उनसे मिली, पूछा। लेखक ने पूछा कि बाबूजी आए हैं? पूछा तो नहीं। वह बोली, हाँ आए, आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था कि बच्चे कहाँ गए हैं। यहाँ पर पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी थी और उनकी माँ ने बता भी दिया था। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो यहाँ पर आगे कहने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ी। एक तो देर हो चुकी थी और बाबूजी ने और क्या पूछा इसकी भी हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ पर जाते जाते लेखक कहते हैं कि सुबह किसी को मत भेजिएगा कमरे में। इस प्रकार वे बोलकर चले जाते हैं अपने कमरे में। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। तो यहाँ पर रात हो चुकी है, आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठूँगा। इस प्रकार रात को ही वे अपनी माँ से कह देते हैं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। लेखक को लगता है कि शायद माँ को यह बात ध्यान में नहीं आई या नौकर को शायद वह बताना भूल गई। तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर दरवाज़े पर कौन है। तो वे अंदर से ही बोलते हैं कि रात को देर से आया हूँ, अभी मैं सोना चाहता हूँ। ये सोचकर कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। तो उन्हें लगता है कि नौकर ही आया है शायद। लेकिन दरवाज़े पर फिर दस्तक पड़ी
अगर नौकर होता तो चला जाता आवाज़ सुनकर, लेकिन फिर से दस्तक पड़ी तो झुंझलाता, ज़ोर से बिगड़ने, झुंझलाना यानी कि चिढ़ना या क्रोधित होना। थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, नींद टूट जाती है और उसी मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाते हुए लेखक बढ़ते हैं। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े थे। हमें कुछ न सूझा, तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहो, क्या कहा जाए और यहाँ पर क्या क्या बात की जाए। वे कुछ यहाँ पर हड़बड़ाए, आओ आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो यहाँ पर उनके पिताजी ही कह देते हैं कि आओ साथ में चाय लेते हैं। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं ठीक है। इसके बाद वे जल्दी जल्दी हाथ पाँव धोते हैं, जल्दी से चाय के टेबल पर पहुंच जाते हैं और लगा कि उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर यहाँ पर कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। तो यहाँ पर जैसे किसी को कुछ खबर ही नहीं है, इस प्रकार सब कुछ हो रहा था। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते तो रात बड़ी देर से आए। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, तो यहाँ पर पिताजी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि तुम्हारे अम्मा ने कहा कि तुम लोग देर से आए हो, कहाँ चले गए थे। इस प्रकार पूछताछ होने लगी। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, फिर गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो यहाँ पर बाबूजी जानना चाहते थे कि वे कैसे गए, उनके मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए पलट कर पूछते हैं कि फिएट गाड़ी तो गाड़ी यहीं पर थी, फिर तुम कैसे गए? तो लेखक को बताना पड़ा कि वे इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट प्रधानमंत्री होकर भी। लेखक के जो बाबूजी है यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी है, वे इम्पाला का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर वे इसका उपयोग करते थे, यहाँ पर अपनी खुशी के लिए, या मैं प्रधानमंत्री हूँ, कितनी बड़ी गाड़ी में घूम फिर सकता हूँ, ये दिखावा उनके जहन में न था। वह इम्पाला को स्टेट गेस्ट आने पर ही वह निकलती थी। कोई अगर बड़े गेस्ट आने हो तभी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया, तो अपने बड़े भाई को वे आँख से इशारा करते हैं। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उनका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर हिदायत यानी कि सलाह या निर्देश, तो यहाँ पर इजाज़त यानी कि आज्ञा या स्वीकृति। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लेखक के बड़े भाई थे, तो यहाँ पर उनकी बात सुन मैंने यानी कि लेखक ने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया, तो वे समझ गए कि यह इशारा इजाज़त का है, यानी कि हम लोग गाड़ी से आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार से अनुमति मिल गई और उन्हें बड़ी खुशी हुई। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए।
तो यहाँ पर ड्राइवर को बुला लिया जाता है। ड्राइवर को बुला लाया, उससे उन्होंने पूछा तुम लॉग बुक रखते हो ना। तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने ड्राइवर को पूछते हैं कि लॉग बुक तुम्हारे पास है ना। तो वे ड्राइवर कहता है हाँ। उन्होंने आगे कहा एंट्री करते हो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। तो पूछ लेते हैं वे कि कल इन्होंने जो गाड़ी चलाई पहली बार तो कितने किलोमीटर चली। तो ड्राइवर ने कहा 14 किलोमीटर। शायद उसे भी पता था कि ये बात उससे पूछी जाएगी, इसीलिए उसने एंट्री कर रखी थी लॉग बुक में, जहाँ पर कितने किलोमीटर खर्च हुए ये सब लिखा पड़ी होती हैं। उन्होंने हिदायत दी, आदेश दिया, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो इस प्रकार बहुत ही ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का ये स्वरूप हमारे सामने आता है। प्रधानमंत्री होकर भी निजी काम के लिए बेटों ने जो इम्पाला शेवरलेट का उपयोग किया था, तो जाहिर सी बात है उन्हें यहाँ पर क्या करना था कि उस गाड़ी में जो पेट्रोल का डीजल का खर्चा था वे खुद डालना चाहते थे, क्योंकि निजी उपयोग घरेलू उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ड्राइवर को आदेश दिया कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग इस प्रकार तुम लिख दो। तो बच्चों, यहीं पर हम आज पहले भाग में रुकते हैं, कल हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।